इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर ये नैरेटिव सुनते हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका से डरता है। मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपने एक इंटरव्यू में कहते सुनाई देते हैं कि पाकिस्तान अगर हमला करे तो हम वापस हमला करने के बजाय अमेरिका जाते हैं। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा। और पाकिस्तान में फार राइट सोच रखने वाली जमातें हुक्मरान जमात पर अक्सर अमेरिका की गुलामी का इल्ज़ाम लगाती हैं। खैर, पाकिस्तान में तो लेटर भी बहुत आते हैं और एब्सोल्युटली नॉट के नारे भी लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका को भी कोई कंट्रोल कर सकता है? उसके अंदर भी किसी और मुल्क के एजेंट हो सकते हैं जो उसकी पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, अमेरिका के सियासतदानों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हों। Crisis in the White House. जी बिल्कुल हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। एपेक एक प्रो इसराइली लॉबी है जो अमेरिका के अंदर काम करती है। इस तंजीम के अपने मुताबिक ये यूएस इसराइल के बेहतर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए काम करती है और मोस्टली वो पॉलिसीज अप्रूव करवाती है जिसमें यूएस इसराइल रिलेशन फर्दर ग्रो करें। ये तंजीम वैसे 2 दहाइयों से अमेरिका में काम कर रही है, लेकिन 2022 में इसने पहली दफ़ा 2 ज़ेली तंजीमें बनाई जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंडिडेट्स की कैंपेन में पे कर सकती हैं। और 2022 से 2024 के दौरान एपेक $100 मिलियन की ऑलरेडी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। Well, I appreciate the relationship that I've had with AIPAC from the very beginning of my congressional journey. एपेक इसराइल के मफाद में तो काम करती ही है, साथ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को भी सिक्योर करती है। Israel's right to do whatever it wants to do, but also about protecting corporate interests. इसमें वो मीडिया पे उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट फुली फंडेड एड्स भी चलवाती हैं जो इसराइल के अगेंस्ट बोलते हों या उस पॉलिसी को सपोर्ट करते हों जो किसी तरह इसराइल के अगेंस्ट हो। If you're sitting there and you're concerned about what's going on in Gaza, do you really want to speak out and know that suddenly the next day there are going to be ads on television funded by billionaires? एपेक का 2005 में एक जासूसी का स्कैंडल भी आया था जिसमें अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल को बाकायदा सजा भी दी गई थी। The facts alleged in this indictment tell a story of individuals who put their own interests and views of American foreign policy ahead of America's national security. अब जानते हैं क्या इसराइली लॉबी न्यूयॉर्क के नवंबर में होने वाले मेयर के इलेक्शन पर भी असरअंदाज हो सकती है। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन जीत गया है और ये इंडियन मुस्लिम इमिग्रेंट है। ज़ोहरान ममदानी अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो न्यूयॉर्क के यंगेस्ट मेयर होंगे। वो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे। उनकी पोल्स में जीतने की परसेंटेज 1% थी, जबकि उनके हरीफ एंड्रयू क्यूमो एक पावरफुल कैंडिडेट थे जिनके बारे में ये समझा जा रहा था कि वो अल्टीमेट कैंडिडेट हैं और वही नॉमिनेटेड कैंडिडेट होंगे बिकॉज उनको मिलियनियर्स की सपोर्ट थी। बेसिकली ज़ोहरान की कैंपेन हमारे भुट्टो साहब वाली थी, रोटी कपड़ा और मकान यानी अफोर्डेबिलिटी। सादा लफ्जों में ज़ोहरान ने महंगाई के खिलाफ जंग को अपनी बेस बनाया। बर्नी सैंडर्स जिसने इसराइल की ईरान वार में खुल के मुखालफत की और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को कैटेगोरिकली क्रिटिसाइज किया, उन्होंने भी ज़ोहरान की हमायत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एपेक जैसी ताकतवर तंजीम जो अमेरिका जैसी सुपर पावर के लीडर्स को कंट्रोल करती है अपनी हमायत में पॉलिसीज बनवाने में कामयाब होती है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में सारे मुमालिक इसराइल के खिलाफ एक तरफ होते हैं, अमेरिका इसराइल की हमायत में एक तरफ होता है। 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstention. तो इसके पीछे डेफिनेटली एपेक हो सकती है। क्या यह तंजीम ज़ोहरान को मेयर बनने देगी? न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा ज्यूइश आबादी रखने वाला शहर है। इसराइल के बड़े शहर जेरूशलम और तेल अवीव से भी ज़्यादा यहाँ यहूदी पॉपुलेशन है। एड्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ज़ोहरान ने सोशलिज्म की बात की कि चीज़ें सस्ती करेगा, ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स बनाएगा जो गवर्नमेंट रन करेगी, फ्री बस चलवाएगा, लोअर रेंट और चाइल्ड केयर देगा। इसकी बीवी सीरियन है और एक इंटरव्यू में इससे सवाल हुआ कि नेतन्याहू अगर तुम्हारे टेन्योर में न्यूयॉर्क आता है तो क्या करोगे? इसने कहा मैं अरेस्ट करके आईसीसी भेज दूंगा। As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भेज दूंगा, जो कि बहुत रेयर है यूएस पॉलिटिक्स। Threaten the freedom of others. Freedom is fragile and costly and must be defended by work and by faith. और क्लियर एंटी इजरायली स्टांस रखना इलेक्शन में भी एक रेयर चीज़ है। ज़ोहरान पैलेस्टीन की बड़ी वाज़ेह सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पैलेस्टीनियन तहरीक इंतफादा को वासा गीटो की तहरीक से तशबीह दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि ज़ोहरान पर इस तनकीद के पीछे एपेक का हाथ भी हो सकता है कि वो सारे पावर पॉइंट्स को छोड़ के एक बयान के पीछे मीडिया की अटेंशन ड्रा कर रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिशियन ज़ोहरान के इस कंपैरिजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंतफादा एक टेररिस्ट तहरीक थी, जबकि वासा
گیٹو جنون ایک فریڈم فائٹر کی تنظیم تھی۔ اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انتفاضہ کیا ہے اور وارسا گیٹو کیا چیز ہے۔ انتفاضہ اسرائیل کی پیلسٹائن پر ناجائز قبضوں کے خلاف ایک مسلح تحریک تھی، 1987 میں شروع ہوئی، جبکہ وارسا گیٹو ایک اسی طرح کی تحریک تھی جو جرمن جیوز نے ہٹلر کے خلاف 1943 میں شروع کی تھی۔ گل برینڈ جو کہ یو ایس سینیٹر ہیں، انہوں نے کھل کر زوران کے بیان کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ ہر صورت اپنے ورڈز کو واپس لیں۔ Well, as a leader of a city as diverse as New York City, with 8 million people, as the largest Jewish population in the country, he should denounce it. اب آپ کو تھوڑا گل برینڈ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ایپک ٹریکر کے مطابق ایپک نے گل برینڈ کو $1 ملین تک کے فنڈ الاٹ کیے تھے۔ آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ ایپک کس طرح امریکہ کے سسٹم میں پینیٹریٹ کر کے اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ نہایت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اوئے چیمپ تو اندر ہی رہ بھائی، باہر بہت سرکس ہے۔ اب اس سب کی بدولت باقاعدہ رائٹ ونگ خاص کر اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کی مسلم آئیڈینٹی کو لے کے، پلس اس کے سوشلزم کو اور اس کے اسرائیل مخالف نیریٹیو کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ So Mamdani, as I've described before, is actually a communist. مزیدار بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی زوران ممدانی کی اس جیت کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زوران ممدانی مودی جی کے بارے میں بچر آف گجرات والا کانسیپٹ رکھتے ہیں اور مودی جی کو کافی پلیٹ فارمز پہ کریٹیسائز بھی کر چکے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لیفٹ ونگ کے بہت امیر لوگ بھی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہم نے نیو یارک ہی چھوڑ دینا اگر یہ بندہ الیکشن جیت گیا۔ یہاں پہ یہ سب نہیں بھولنا چاہیے کہ زوران کے بیانات کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ کنٹروورشل ہے نہیں۔ زوران نے نیو یارک کے اندر جیوز کی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی بات بھی کی ہے، انہوں نے انکلوژن کی بات کی ہے، لیکن وہ ایٹ دی سیم ٹائم اسرائیل کے کرائمز کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ کیا اسرائیل کے کرائم کو کنڈیم کرنا کسی بھی جیوز کے ایگزسٹنس پر بات کرنا ہے؟ بالکل نہیں۔ بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ایپک بڑھ چڑھ کے زوران کے خلاف میڈیا پولیٹیکل کیمپین چلا رہی ہے، جس میں دونوں مین سٹریم کی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ ٹرمپ کو ایپک کتنا کنٹرول کر رہی ہے اور اس کے ذریعے اسرائیل دنیا کو کتنا کنٹرول کر رہا ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی۔